हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। और ये जो मॉडल सेट है ये झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 वाले सेशन में जारी की गई है। यानी जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा ये मॉडल सेट तैयार किया गया है और जारी की गई है। तो इस मॉडल सेट का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन हम इससे पहले ही क्लास में बता चुके हैं। आज का इस क्लास में हम आप लोग को सेक्शन डी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, ये है आपका झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए 24-25 वाले सेशन में जारी की गई मॉडल पेपर, जो क्लास 12th का है, केमिस्ट्री का है। टाइम आवर इसका 3 आवर है और इसका टोटल मार्क्स 70 है। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है पहले वाले वीडियो में ही हम बता चुके हैं। फिलहाल हम सीधे ग्रुप डी में आते हैं। ध्यान दोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बता चुके हैं। तो सेक्शन सी में क्या है सो ध्यान दोगे। इस सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन है हमारा 43 से लेके 48 तक, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए क्या है तो 5 मार्क्स है। ध्यान दोगे, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 250 वर्ड ईच। ये है आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी डी में 43, 44, 45, 46, 47, 48 इतना सारा क्वेश्चन है इसमें। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन को एक करके आप लोग को बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान दोगे। ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 हिस्से में बटा हुआ है। ध्यान दोगे, यानी एक बार वाटर में कैन शुगर मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। ठीक है, वाटर में कैन शुगर को मिला करके सॉल्यूशन तैयार किया गया, जिसमें से 5% क्या है, 5% है हमारा कैन शुगर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं पहले। 4 कैन शुगर, कैन शुगर के लिए ध्यान दोगे लेट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लेट कर लिए 100 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां से मास ऑफ कैन शुगर क्या होगा, 5 ग्राम होगा, क्योंकि मास के आधार पर परसेंटेज उसका 5 ग्राम ही दिया हुआ है। तो बाकी अब मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। तो ये जो कैन शुगर है ये सॉल्यूट का काम करेगा और वाटर जो है सो सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर यहां जो दिया हुआ है हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 273 केल्विन। तो ये जो है सो सॉल्यूशन बनने के बाद का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहां से डेल्टा टी निकाल लेते हैं, या टी एफ दिया हुआ है 271 केल्विन, और टी एफ नॉट जो प्योर फॉर्म में है जो वाटर का है, जो कि यहां दिया हुआ है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन में साफ साफ यहां दिया हुआ है लास्ट में
इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं था, कोई सॉल्यूट वगैरह मिला हुआ नहीं था, उस समय का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग डेल्टा टी एफ फाइंड करते हैं। पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, तो ध्यान दोगे कितना आएगा। डेल्टा टी एफ नॉट में 273 में हम माइनस कर देते हैं 271, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। यहां से हम लोग डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा। टी एफ नॉट का वैल्यू ले लिए, यहाँ से टी एफ का हम ये वैल्यू ले लिए और यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो 2.15 केल्विन आ गया। ध्यान दोगे। अब यहां से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एम बी इक्वल टू इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहां पर ध्यान दोगे, ये जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है और ये मास ऑफ द शुगर है, यानी ये सॉल्यूट है, यानी इसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे, डब्ल्यू बी, और ये मास ऑफ वाटर यानी डब्ल्यू ए। ठीक है, यानी डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए का वैल्यू तो पता है, एम बी हमें निकालना पड़ेगा। एम यहाँ पर क्या है, तो कैन शुगर, मतलब शुगर का, कैन शुगर का हमें निकालना होगा यहाँ पर मोलर मास। तो ध्यान दोगे, एम बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे। तो कैन शुगर का फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ C12H22 H22O11, इसका मास हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे 12 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 16 हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यानी इसका आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिए हैं। अब यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में ध्यान दोगे तो डब्ल्यू बी का वैल्यू पता चल गया, के एफ का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से, तो के एफ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के एफ के लिए क्या करेंगे, ये दोनों जो यहाँ डिवाइड में है इसको, इन दोनों को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एम बी इंटू डेल्टा टी एफ इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इंटू 100। ये आ गया। अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो एम बी का वैल्यू है, एम बी का वैल्यू है 342। डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 2.15। डब्ल्यू ए का वैल्यू है, ध्यान दोगे, डब्ल्यू ए का वैल्यू है 95। डब्ल्यू बी का वैल्यू है 5 और 1000। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ 5 से इसको कैंसिल करेंगे। 5 से इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 और 9 ये आ गया। इसके बाद यहां से आ जाएगा के एफ का वैल्यू 342 इंटू
215 और इंटू में 19, ठीक है, ध्यान दोगे। और यहाँ जो 2.15 था, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, तो पहले से 3 जीरो था, 4 जीरो हो जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान दोगे 1397 070 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13.97 केल्विन केजी पर मोल। ये आ जाएगा केएफ का वैल्यू, ठीक है। अभी जैसा कि क्या बताए थे, ये क्वेश्चन हमारे दो हिस्से में बटा हुआ है, एक कैन शुगर में और एक ग्लूकोज में। तो कैन शुगर वाला कंडीशन को अप्लाई करके हम केएफ निकाल लिए। इस केएफ का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर, तो ग्लूकोज वाले में। अब ध्यान दोगे यहाँ पर फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज, फिर से वही चीज है 5% ग्लूकोज। तो मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन, हम अगर हम फिर यहाँ पर वही चीज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम 100 लेते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ ग्लूकोज जो कि WB हो जाएगा, कितना होगा 5 ग्राम, यहाँ भी 5 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ वाटर सेम वैसे ही WA, ये कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे केएफ का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, आया है 13.97 केल्विन केजी पर मोल। WB आ गया, WA आ गया, केएफ आ गया, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं फिर वैसे ही। मोलर मास, तो ये अब इस कंडीशन में सॉल्यूट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का जो काम कर रहा है वो ग्लूकोज कर रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का हम लोग मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो इसके लिए हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा C6H12O6, ये होता है C6H12O6। तो इसका अगर हम लोग मोलर मास फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये पता है क्या निकला, ये MB निकल गया, ठीक है। तो क्या क्या निकल गया, WB, WA, KF और MB, ठीक है। तो फिर से हम सेम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे, फिर से उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं जो कि फॉर्मूला यूज किए थे। MB इक्वल टू KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। तो यहां से पता है हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा TF का, डेल्टा TF का। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा TF को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और MB को इधर डिवाइड में ले आएंगे।
सबका वैल्यू यहाँ पुट करोगे। के एफ का वैल्यू आया है 13.97। डब्ल्यू बी का इस कंडीशन में वैल्यू आया है 5। एम बी का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 180 और डब्ल्यू ए का वैल्यू है 95। इसे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1397। यहां से अब 18 को और 19 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 19 ये आ गया 342। अब हम लोग क्या करेंगे, 1397 को डिवाइड करेंगे 42 से तो आएगा 4.08 केल्विन। ये आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, यहां पर ध्यान दोगे, हमें यहां पर फाइंड करना था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें फाइंड करना था डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी डेल्टा टी एफ नहीं, टी एफ का वैल्यू हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। ध्यान दोगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ नॉट का वैल्यू जो दिया हुआ है प्योर फॉर्म में 273.15 और डेल्टा टी एफ का वैल्यू आया है 4.08। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 70269 केल्विन ये आ गया। ध्यान दोगे, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर, मतलब वाटर में कैन शुगर का 5% को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ द कैन शुगर हो गया 5 ग्राम, जो कि सॉल्यूट का काम करेगा, इसलिए उसे हम लोग डब्ल्यू भी मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद जब 5% हमारा कैन शुगर है तो उसके बाद उसमें हम वाटर का सॉल्यूशन ले लिए। अब यहां से हम लोग क्या किए हैं कि कैन शुगर 5 ग्राम निकाल लिए, जो कि डब्ल्यू भी आ गया क्योंकि 5% क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब जब ये सॉल्यूशन है और ये मेरा कैन शुगर मतलब सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन में माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, दैट इज वाटर आ जाएगा, जो कि 95 ग्राम आ गया, जिसे हम डब्ल्यू ए मान लिए। टीएफ जो दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दोगे। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271। जब मिला दिए तो उसके बाद सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 271 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब दूसरा कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, पहले दूसरा कंडीशन को हम लोग छोड़ देते हैं, पहला ही कंडीशन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टीएफ दिया हुआ है 271 और लास्ट में दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, मिलाने से पहले जो प्योर वाटर का जो टेम्परेचर था वो 273.15 केल्विन था, तो उसे हम लोग टीएफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पढ़े होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, इस फॉर्मूला का यूज कर दिए, एम बी के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और डिवाइड में डेल्टा टी एफ इंटू
डब्ल्यू है। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकालना चाह रहे हैं के एफ का मान, के एफ का मान, ठीक है। लेकिन इसके लिए एम बी का पहले मान निकाल लेते हैं। एम बी क्या है, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट कौन है, कैन शुगर, कैन शुगर का फॉर्मूला ये होता है, अप्लाई करके सॉल्व किए 342 आ गया, ठीक है। अब हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, बट पहले के एफ का मान निकालेंगे। तो के एफ निकालने के लिए ये दोनों उधर मल्टीप्लाई में चला गया और ये दोनों डिवाइड में आ गया। सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए तो हमारा आ गया 13.97 किसका, के एफ का। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, ग्लूकोज। फिर से आगे दिया हुआ है कि अब जो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं वो 5% ग्लूकोज है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज इन वाटर। फिर सेम कंडीशन है, 5% ग्लूकोज को वाटर में मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो सेम वैसे ही जा रहे हैं पहले हम लोग। अब ग्लूकोज के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन को फिर से 100 और मास ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ द ग्लूकोज 5 हो गया। सेम उसी प्रकार से वाटर हो गया 95। फिर के एफ का मान तो पहले निकाल लिए, अब मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज निकाल रहे हैं। तो सेम वैसे ही निकालें तो क्या आ गया हमारा 180 आ गया, जिसे हम लोग एम पी मान लिए। फिर से सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, डेल्टा टी एफ का। तो डेल्टा टी एफ का मान निकालने के लिए डेल्टा टी एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर हम डिवाइड कर दिए, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए तो आ गया 4.08, ठीक है। अब हमें निकालना था सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्योर फॉर्म में जो था उसमें डेल्टा टी एफ को हम लोग माइनस कर दिए तो हमारा ये रिजल्ट आ गया इसका। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। राइट द ननस्ट इक्वेशन। सबसे पहले हमें ननस्ट इक्वेशन लिखना है एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक यहाँ सेल दिया हुआ है, उस सेल का ईएमएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ननस्ट इक्वेशन में ध्यान दोगे, द ननस्ट इक्वेशन इज, ननस्ट इक्वेशन हमारा ये होता है E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग एम एन प्लस एक्वस। ये है हमारा ननस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एनोड, फिर एनोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद कैथोड, और ये होता है साल्ट ब्रिज। तो उसके अनुसार ये जो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है इसमें पता होना चाहिए आप लोग को कि ये हो गया हमारा एनोड, एम जी क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और ये कैथोड। यानी सीधा सा मतलब यही है कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर वो एनोड का काम कर रहा है, मैग्नीशियम जो है वो एनोड का काम कर रहा है और जो कॉपर है वो कैथोड का काम कर रहा है। तो अब हम लोग निकालते हैं इस सेल का ईएमएफ। ध्यान दोगे, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ई नॉट किसका आएगा, तो कैथोड का, माइनस ई नॉट किसका आएगा, तो एनोड का, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहां पर मेरा कैथोड का काम कौन कर रहा है। कैथोड का काम कर रहा है कॉपर, कॉपर 2 प्लस Cu2 प्लस, फिर ई नॉट मैग्नीशियम 2 प्लस और मैग्नीशियम। क्योंकि यहाँ पर कौन कैथोड है कौन एनोड है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सेल के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले मेरा एनोड होता है। तो एनोड के जगह पर Mg आ गया, ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ई नॉट का ये फॉर्मूला होता है, ई सेल का, ई नॉट सेल का ये फॉर्मूला होता है, पहले कैथोड उसके बाद एनोड। तो कैथोड का काम यहाँ कॉपर कर रहा है, तो कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 और इसका दिया हुआ है -2.36, ठीक है। यानी 0.80 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 2.36, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 6, 1 और 3.16 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल नॉट, ठीक है, प्लस 0.0591 बाय एन,
लॉग कैथोड बाय एनोड, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर दिए। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर दिए हैं 3.16 प्लस 0.0591 और एन, एन मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो कैथोड का काम कर रहा है हमारा कॉपर, तो कॉपर का कंसंट्रेशन हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। और नीचे एनोड, एनोड यानी एनोड का काम कर रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ले लेंगे यहाँ। कॉपर, कॉपर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ, और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻1। ये जो पावर -1 है इधर आगे आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसका वैल्यू 1 हो गया, -1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 9 4 0 3 1 3। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दोगे, राइट दी ननस्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ननस्ट इक्वेशन ये लिख लिए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये जो सेल जो दिया हुआ है, इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस सेल, कोई भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने से पहले सेल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, तो एनोड, उसके बाद क्या होता है, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद कैथोड। अगर ये आप लोग को पता है तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है, तो इसके अनुसार एनोड का काम हमारा मैग्नीशियम कर रहा है, ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कैथोड है। यानी हमारा एनोड है मैग्नीशियम और कैथोड है यहाँ पर कॉपर। क्लियर। अब आगे हमें जब निकालना है सेल का ईएमएफ, तो इसके लिए एक ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में ई सेल नॉट का जो यूज हो रहा है उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, कैथोड का ईएमएफ माइनस एनोड का ईएमएफ। तो कैथोड का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो कैथोड का काम यहाँ तो कॉपर कर रहा है, तो इसलिए हम कॉपर का ले लिए हाफ सेल, और यहाँ पर मैग्नीशियम का ले लिए। कॉपर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये उसको ले लिए यहाँ कॉपर के जगह पर, ठीक है। और एनोड इसके लिए दिया हुआ है हमारा, ये उसको पुट कर दिए यहाँ पर। सॉल्व किए तो 3.16 आ गया। चलिए अब ये जब सॉल्व कर लिए तो अब सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर दिए, इसका वैल्यू जो फाइंड किए थे उसको पुट कर दिए। अब ये एन क्या है, इससे जो बैलेंस इक्वेशन हमारा जो तैयार होता है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहा है वो हमें चाहिए। ये तो ऑलरेडी दोनों में 2 2 चार्जेज है, तो हमारा एन का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पर कैथोड डिवाइडेड बाय एनोड होता है। अब बहुत ऐसा बुक है, अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर एनोड ऊपर और कैथोड नीचे देखे होंगे, तो इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्लस लिए हुए हैं, अगर यहाँ माइनस लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें तो ये एनोड ऊपर चला जाएगा, कैथोड नीचे आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ।
हम यहाँ प्लस लिए हैं इसलिए कैथोड को हम ऊपर कर दिए हैं। क्लियर। अब ये कैथोड नहीं है, ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन है, तो कैथोड का कंसंट्रेशन कैथोड के ब्रैकेट में दिया रहेगा। कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो कॉपर, तो कॉपर का कंसंट्रेशन ये है, तो उसके जहाँ पर हम पुट कर दिए। और एनोड का कंसंट्रेशन ये है, उसके जहाँ पर हम पुट कर दिए। यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो ऊपर में 3 जीरो चला गया, यहाँ नीचे 10 जीरो 4 जीरो आ गया, तो नीचे 1 जीरो रह गया, 1/10 हो गया। इस 1/10 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व कर दिए हैं तो 0.02955 आ गया। 10⁻⁻1 को आगे ले लिए, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इन सभी को सॉल्व कर दिए तो आ गया 3.1305 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, ध्यान दोगे, इसमें दिया हुआ है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो इसका क्या करना था, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ध्यान दोगे फर्स्ट में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू एक रेट कांस्टेंट होगा ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, ए में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर तो ए का पावर 1 हो जाएगा, और बी में दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है। ए में फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए यहाँ पर पावर 1 है, और बी में हमारा सेकंड ऑर्डर है इसलिए बी में पावर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी का कंसंट्रेशन अगर 3 गुना कर दिया जाए तो पहले तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट आर इक्वल टू इसे मान लिए, इसे मान लिए। ठीक है। अब इफ बी का कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जा रहा है, if concentration of B becomes 3 टाइम्स, अगर इसे 3 टाइम्स कर दिया जाए तो नया रेट क्या होगा, न्यू रेट क्या हो जाएगा, के ए के जगह पर तो ए होगा और बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। बोला गया है कि बी का कंसंट्रेशन को 3 गुना कर देना है तो 3 टाइम्स हो गया, चूंकि पावर में भी यहाँ पर 2 है तो वो भी आ गया। ये पावर इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, इस 9 को हम आगे ले आए, ये अब ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो टर्म है इसका वैल्यू यही ना है, ये जो टर्म आया यहाँ पर है उसका वैल्यू क्या आ गया, आर आ गया, यानी उसका रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 गुना हो गया। तो लिखेंगे हेंस रेट बिकम्स 9 टाइम्स, या लिख सकते हैं हेंस रेट इंक्रीज 9 टाइम्स। क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बी का कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका रेट क्या होगा, तो जहां बी था वहां हम 3 टाइम्स कर दिए तो पावर होने के चलते 9 हो गया, 9 आगे आ गया। अब ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू क्या है, आर, मतलब आर का 9 गुना हो गया, यानी पहले वाले रेट का 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, सॉरी थर्ड में बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल if concentration of both A and B becomes डबल, दोनों को अगर डबल कर दिया जाए
देन अगर दोनों को अगर हम डबल कर देते हैं तो न्यू रेट क्या होगा, ध्यान दोगे। न्यू रेट ए को भी डबल कर दिए और बी को भी डबल कर दिए। ये 2 यहां से बाहर आ जाएगा, 2 यहां पावर के साथ बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। और फिर से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आर लिख सकते हैं। यानी अब जो उसका रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। हेंस रेट इंक्रीज 8 टाइम्स। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या था, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो गया, ए टू दी पावर 1 क्योंकि ए में फर्स्ट ऑर्डर है, बी टू दी पावर 2 क्योंकि बी में सेकेंड ऑर्डर है। ये हो गया। अब इसके आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो इस रेट को हम आर लेट कर लिए हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द अफेक्टेड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी का कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेट में किस प्रकार का इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ न्यू रेट ले लिए और बी के जहाँ पर हम 3 भी कर दिए, स्क्वायर होने के चलते 9 हो गया, यहाँ 9 आ गया। अब इस पूरा का वैल्यू हमारा क्या है, आर है, यानी 9 इंटू आर हो गया। यानी पहले वाले रेट का ये 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों को डबल कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम डबल कर दिए और यहाँ जो बी था वहां पर भी हम डबल कर दिए, ये 2 आगे आ गया और यहाँ 2 का स्क्वायर होने के चलते 4 आगे आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गया। मतलब अब ये जो है सो 8 गुना इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या ध्यान दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ K4 FeCN6। यानी इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसका ज्योमेट्री पता लगाना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है दैट इज Fe, उस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पता करते हैं। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए ध्यान दोगे, यहाँ पर K4 जो है सो 4 + 1 हो जाएगा। पोटासियम का +1 होता है, ठीक है, और 4 पोटासियम है तो 4 हो गया। Fe का अगर नहीं मालूम है तो सेम X ले लेते हैं। ठीक है, CN6 है तो 6 ले लिए और Cn का -1 होता है इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 + x - 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर हम यहां से इसे सॉल्व करते हैं तो x - 2 इक्वल टू 0 आता है, यानी यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो Fe जो है ना, इसका यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +2 है। ऐसे तो ये रफ सॉल्यूशन है, ये आप लोग को लिखना नहीं था, यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट लिखना है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Fe ion in this complex इज इस कॉम्प्लेक्स में ये जो है हमारा किस रूप में है, इन दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है यानी इस कंपाउंड में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe का जो आयन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, एक्चुअली में Fe का 26 होता है इसका ग्राउंड स्टेट में। ये जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो 4s में पहले 2 चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें बच जाएगा कितना, तो 6।
और इसे शॉर्ट में एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं, Ar3D6 4s2 ये। बट ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि ये जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर देगा। कितना आ जाएगा, तो 3D6। तो अब अगर हम इसका ऑर्बिटल वाइज अगर कन्फिग्रेशन लिखते हैं यहां से, ये, और इसके बाद जो आएगा हमारा 4s, 4s में क्या है, 4s में 0 है, 4p में भी 0 है, ये है, इस प्रकार से है। अब ध्यान रहे, इसमें जो साइनाइड जो है ना, साइनाइड यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के चलते इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर पेयरिंग हो जाता है, ठीक है। ये तो पहले से पेयरिंग है, इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के चलते। अब इसमें कंपाउंड से दिख रहा होगा, इसमें कितना लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, यानी Fe 6 बॉन्ड बनाएगा। तो 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो यहां से 2 वैकेंट है, यहां 1 वैकेंट है, यहां मेरा 3 वैकेंट है, मतलब यहां से ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। 3 लिगेंड्स को कंबाइन करने के लिए इसके पास 3 लिगेंड्स को कंबाइन करने के लिए इसके पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अब ये जो हमारा है ये 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ध्यान दोगे, 2 d ऑर्बिटल इसलिए d2, 1 s इसलिए s, यहां 3 d इसलिए d3। यानी इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो D2sp3 बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर sp3d2 या D2sp3 का सेम होता है। तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां जितना सारा इलेक्ट्रॉन है सब पेयरिंग हो चुका है, उधर नहीं ध्यान देना है, यहां देना है, ठीक है। ये जितना सारा एलिमेंट है सबका सब पेयरिंग हो गया है, तो मैग्नेटिक नेचर इसका क्या होगा, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो जो यहाँ सेंट्रल एटम है उसका हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 आया, पहले इसका जो ग्राउंड स्टेट में जो कन्फिग्रेशन है वो हम लिख दिए, ठीक है। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ 0 हो गया। अब इसका जो ग्राउंड स्टेट का जो कन्फिग्रेशन था उसको छोड़ के हम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट वाला को ऑर्बिटल वाइज लिख लिए। अब Cn जो है सो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के चलते इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर पेयरिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखने से हमारा क्या लग रहा है, ये कितना बॉन्ड बना रहा है, Fe कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 6 लिगेंड से। तो ये 6 ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करेगा,
ठीक है। अब अगर सपोज कि ये इसमें से किसी का भी अगर यूज नहीं होता तो हम इसके आगे से ऑर्बिटल यूज करते, बट यहाँ तो ऑलरेडी हमारा 2 वैकेंट हो चुका है, 2 एक p ऑर्बिटल, 2 एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसलिए ये p पहले है, पहले वाले सॉरी डी का पहले वाले डी का यूज हो गया, इसलिए D2 को आगे ही लिखना है, sp3 D2 नहीं लिखना है, इसे D2 sp3 लिखना है। अब अगर इस डी का यूज नहीं होता यहाँ किसी कारणवश, अगर यहाँ पर Cn नहीं होता, Cn के जहाँ पर Cl वगैरह कुछ दूसरा कुछ रहता तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं होता, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता, ये ऐसे ही रह जाता। फिर भी इसको 6 बॉन्ड बनाना था, तो इसके आगे से हम 4d से ऑर्बिटल का यूज करते हैं वहाँ से, तो क्या हो जाता है इसका sp3d2 हो जाता। बट ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के चलते ये अपना इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर लिया और यहीं पर 2 और डी ऑर्बिटल वैकेंट तैयार कर लिया है, तो 6 ऑर्बिटल तो यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है और इसमें 6 लिगेंड्स जुड़ा हुआ है, 6 ही चाहिए इसका, यानी इसका D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर Cn ना होकर के कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ना होकर के वीक लिगेंड्स अगर होता तो ये पेयरिंग नहीं होता, ये फुल पहले से इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ पेयरिंग हो नहीं पाता, तो जिसके चलते हम आगे का डी ऑर्बिटल का यहाँ पर यूज करते, और आगे का डी ऑर्बिटल का यूज करते तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता, ठीक है, और उस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता यहाँ, जिसके चलते ये डायमैग्नेटिक ना होकर के पैरामैग्नेटिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दोगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये जो ओ आर जो होता है, ओ आर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं, अल्कोक्सी। तो अगर इस आर के जहाँ पर CH3 जुड़ जाए, अगर इस आर के जहाँ पर CH3 हो जाए तो मिथॉक्सी होगा, C2H5 रहेगा तो इथॉक्सी होगा, तो यहाँ पर इथॉक्सी है, वो भी 1 नंबर में, किसके साथ, तो प्रोपेन में। तो प्रोपेन में कितना कार्बन होता है, तो 3 कार्बन होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कार्बन ले लिए 3 कार्बन। इस 3 कार्बन का 1 नंबर में क्या है, इथॉक्सी, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर इथॉक्सी होगा, तो इथॉक्सी यानी O, और ऐसे भी हम इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर भी ले सकते हैं O और इथॉक्सी मतलब C2H5, तो C2H5 को हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसा ये ले लिए, तो ये C2H5 है और O है, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, तो ये इथॉक्सी है, ये क्या है, इथॉक्सी है, 3 कार्बन में प्रोपेन है, तो प्रोपेन के लिए यहाँ पर H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H3, शॉर्ट में स्ट्रक्चर आप ऐसा दिखा सकते हो। बट अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेल अगर जाना है तो इसमें 3 हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, फिर ये आ गया, यानी 1 इथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर बी नंबर में, ठीक है, बी में है ओ टॉल्यूडिन, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सो ध्यान दोगे, ओ यानी ऑर्थो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर NH3 एमीन ग्रुप NH2 एमीन ग्रुप ले लेते हैं और ऑर्थो में हम CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा ओ टॉल्यूडिन। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इसके बाद है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सो भी देख लोगे एक बार। इथाइलिन, तो सबसे पहला चीज कि इथाइलिन हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है, इथाइलिन, इथाइलिन यानी C2H4, ये इथाइलिन है, ठीक है, C2H4 ये इथाइलिन है, ग्लाइकोल यानी OH यहाँ पर 2 टाइम्स होगा, कैसे होता है, सो ध्यान दोगे, इसको इस प्रकार से ना लिख करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें एक OH होगा और इसमें एक OH होगा, बाकी यहाँ पर CH2 ऐसा होता है, ये चीज होगा, CH2 हमारा C2H4 हो गया ना, तो ये इथाइलिन हो गया और 2 OH जुड़ा हुआ है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं,
ऐसा दिखा सकते हो। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया हमारा, किसका हो गया, तो ये हमारा हो गया सी नंबर का। ठीक है, अब अगर यहां से हम डी नंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डी में क्या है ध्यान दोगे, डी में क्वेश्चन क्या है ध्यान दोगे, डी में है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल और पेंटानोइक एसिड। सबसे पहला चीज की पेंटानोइक एसिड, तो पेंटानोइक एसिड में कितना कार्बन होता है, तो पेंटेन में कितना कार्बन होता है, तो 5 कार्बन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिए। अब ओइक एसिड है तो यहाँ पर हम उसका एसिड ग्रुप जोड़ दिए, ये लास्ट कार्बन में एसिड ग्रुप जोड़ दिए। अब इसके बाद 4 नंबर में फिनाइल है, 1 2 3 4, यहाँ पर फिनाइल है, फिनाइल यानी ये, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, ये है फिनाइल। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में ब्रोमो है, तो इधर कहीं हम बी आर जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 में ब्रोमो आ गया, 4 में फिनाइल आ गया, पेंटेन यहाँ पर लास्ट में ओइक एसिड आ गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक इधर। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड बना लिया, इसको एक बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। इसमें अगर यहाँ हम बॉन्ड लगा देते हैं तो ये भी मेरा 3 बॉन्ड ले चुका है, यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये हमारा आ गया 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, तो CH3 लिखते हैं। ठीक है, CH लिखते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, इसे भी CH लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं, तो CH2 लिखते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और इसे लिखते हैं COOH ऐसा। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल ऐसा, और यहाँ पर Br चला जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर देने को। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं ई नंबर में ओ क्रेसोल। तो ओ क्रेसोल क्या है, सो ध्यान दोगे, सबसे पहला चीज ये है हमारा ओ क्रेसोल। अगर इसको फंक्शनल ग्रुप अगर हम मानते हैं यहां से, तो ऑर्थो मतलब 2 नंबर, ऑर्थो में CH3 जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा ओ क्रेसोल हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में है, 3 टॉपिक है जिसको स्टेट करना था। एक कैनिजारो रिएक्शन है सबसे पहले। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है 28 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फर्स्ट है कैनिजारो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखोगे अल्डिहाइड नो कंटेनिंग ए अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है। ये जो अल्डिहाइड है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, ये मेरा अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इस अल्डिहाइड ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है ना, इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो होता है उसे बीटा बोलते हैं, इसके बाद जो बोलता है उसे गामा बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, उसके बाद वाले को बीटा हाइड्रोजन कार्बन एटम बोलते हैं, और उसके बाद गामा होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलते जाता है। तो यहां बोला गया है कि अल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक ऐसा अल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, मतलब ये कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हीटेड विथ सोडियम, उसे सोडियम के साथ हीट करते हैं, देन टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन। ध्यान दोगे यहाँ पर एक हम अल्डिहाइड लिए हैं जिसमें किसी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड है जिसे सोडियम के साथ गर्म किए तो हमारा मिथाइल अल्कोहल बन गया और सोडियम साल्ट ऑफ द मिथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा रिमर-टाइमर रिएक्शन। तो क्या है, सो ध्यान दोगे, in this reaction phenol reacts with chloroform in presence aqueous alkali। ये जो फेनॉल है, ये जो फेनॉल है हमारा, इस फेनॉल को हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं,
तो हमारा ये बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि दो नंबर में OH जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो गया और बेंजल्डिहाइड हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिमेटामर रिएक्शन कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, अब ध्यान दोगे, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी जैसे हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में पढ़े हैं कि एक ऐसा एल्डिहाइड का यूज करना था जिसमें किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था, बट इसमें ऐसा यूज करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। वो कंडेंस्ड हो जाता है, जमा हो जाता है in the presence of the dilute alkali to give a beta hydroxyaldehyde या तो फिर beta hydroxy ketone। This reaction is known as aldol condensation। तो ध्यान दोगे, ये है हमारा एक एसिटाल्डिहाइड जिसमें ये कार्बन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाता है। इसमें भी ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ये दोनों जब कंडेंस्ड हो जाता है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में तो हमारा ये बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री में झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 सेशन में जारी की गई मॉडल सेट का, केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो 2024-25 में जारी की गई है झारखंड बोर्ड के द्वारा, उस मॉडल सेट का सेक्शन डी का क्वेश्चन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने सारे दोस्त हों या आपके जितने सारे नज़दीकी रिलेटिव हो सभी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं ताकि अगली वीडियो में इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसी तरह का और अगर क्लासेस का मॉडल सेट से रिलेटेड हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और कोई भी टॉपिक अगर हो तो उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं और इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपका लाभ आप उठा सके। और इस चैनल के द्वारा आपको प्रीवियस ईयर जो मॉडल सेट है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है, उन सभी का मटेरियल को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।